अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि स्टोक्स थ्योरम होता क्या है और इसको हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि स्टोक्स थ्योरम को हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? अगर आप आसानी से मतलब सिंपल अल्फाज में आप कहना चाहते हैं तो स्टोक्स थ्योरम ये होता है कि स्टोक्स थ्योरम रिलेट लाइन इंटीग्रल टू द सरफेस इंटीग्रल। मतलब ये रिलेट करता है इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इट रिलेट्स सरफेस इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल it relates line integral to the surface integral। ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ रिलेट करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमें स्टोक्स थ्योरम से पता चलता है। ठीक है, तो इट रिलेट्स लाइन इंटीग्रल टू द सरफेस इंटीग्रल। ये रिलेट करता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल आपको पता होगा कि जो सिंगल इंटीग्रेशन होती है उसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, और जो सरफेस इंटीग्रल होती है उसको हम डबल इंटीग्रेशन होती है उसको हम सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान रिलेशन बताता है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी जो डिफिनीशन है वो है कि एफ एस बी एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज कर्व C and f is a vector point function, then अच्छा, तो स्टोक्स थ्योरम क्या है? ये तो हमें रिलेशन बताता है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ। ठीक है, तो अब लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, तो ये हमें स्टोक्स थ्योरम से पता चलता है। तो स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि इफ एस इज एन ओपन सरफेस, ठीक है, एफ एस बी एन ओपन सरफेस, अगर एस मेरे पास एक ओपन सरफेस है, ठीक है, बाउंडेड बाय अ क्लोज कर्व, उस ओपन सरफेस को हम बाउंड करने के लिए क्लोज कर्व से, ठीक है, एंड एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और एफ हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो, तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल of vector point function is equal to surface integral of curl of that vector point function। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है? n हमें यहाँ पे नॉर्मल, जो हम मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल वेक्टर जो है ये हमें n से यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है? नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, जिस सरफेस के आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर्स होगा, उसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो हम यहाँ पे n कैप लिखेंगे। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है? स्टोक्स थ्योरम हमें ये कहता है कि मेरे पास अगर एक ओपन सरफेस है एस, ठीक है, और उस ओपन सरफेस को मैं बाउंड कर दूं किसी क्लोज कर्व से, ठीक है, और मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो एफ, ठीक है, तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लाइन इंटीग्रल जो है वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे या अगर ये करेंगे तो ये दोनों आपके पास बराबर आएंगे। ये होता है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अगर आप लाइन इंटीग्रल करेंगे किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ठीक है, तो वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो अगर आप लाइन इंटीग्रल करेंगे किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ठीक है, तो वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल और उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल के बराबर। ठीक है, अगर आप उसका कर्ल लेंगे उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का और उसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू
सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम। तो मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक सरफेस है ये, ठीक है, ये इस सरफेस है मेरे पास, ये मेरे पास एक सरफेस है एस, ठीक है, और इस एस सरफेस को मैंने इस बाउंड्री जो आपके पास नजर आ रही है, ये बाउंड्री, ठीक है, मैंने इसको इस बाउंड्री से क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये एक क्लोज कर्व हो गई, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास एक एस सरफेस है ये, ठीक है, इस एस सरफेस को मैंने यहाँ से बाउंड कर दिया, इसको क्लोज कर दिया इस कर्व पे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ एस एन ओपन सरफेस के। इस मेरे पास अगर एक ओपन सरफेस है, ठीक है, ये एस पहले एक ओपन सरफेस था इस तरह से, ठीक है, फिर हमने इस ओपन सरफेस को बाउंड कर दिया किसी क्लोज कर्व सी से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ होगा तो उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप एक ओपन सरफेस एस को लेते हैं और उसको बाउंड करते हैं किसी कर्व सी के साथ, ठीक है, बाउंडेड कर देते हैं उस ओपन सरफेस को, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का वो बराबर होगा कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अगर आपको सरफेस ओपन सरफेस और क्लोज इससे भी समझ नहीं आ रही तो लेट सपोज मेरे पास एक ग्लास है ये, ठीक है, तो ये ग्लास इस टाइम पे आप इसको देख ले, ये ओपन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक ढक्कन रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट में ये आपके पास क्या था, एक ओपन सरफेस था, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया यहाँ पे इस ग्लास के ऊपर, तो इसको आपने क्या कर दिया, इस बाउंड्री में आपने इसको रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने बाउंडेड कर दिया, ठीक है, इसको आपने क्लोज कर दिया, तो ये होता है क्लोज सरफेस और एक होता है ओपन सरफेस, ठीक है। तो ग्लास को आपने इस तरह जो रखा था वो ओपन सरफेस था, लेकिन उसके ऊपर जब आपने ढक्कन रख दिया तो वो क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर एस मेरे पास एक ओपन सरफेस है, ठीक है, और उस ओपन सरफेस को मैं बाउंड करता हूँ किसी कर्व सी के साथ, तो वहां पे अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ होगा, कोई फंक्शन होगा मेरे पास, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन या एक वेक्टर फील्ड होगा, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम आपको मैंने स्टार्ट में क्या कहा कि ये रिलेट करता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ, ठीक है। इट रिलेट्स लाइन इंटीग्रल टू द सरफेस इंटीग्रल, के लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान रिलेशन क्या है, ये हमें स्टोक्स थ्योरम से पता चलता है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम हमें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान रिलेशन देता है, ठीक है। तो वो क्या था, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि मैंने इसको यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन इसकी तरह क्यों नहीं लिखा, ठीक है। आपने इस तरह की इंटीग्रेशन देखी होगी लेकिन आपने इस तरह की क्लोज इंटीग्रेशन नहीं देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए क्लोज कर दिया कि जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो सरफेस क्या थी, वो सरफेस जो है वो क्लोज थी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू सर्विस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल जो है ये हमेशा आपने क्लोज लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये हमें किस चीज को शो कर रहा है, क्लोज्ड पाथ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ था वो क्या था, क्लोज्ड पाथ था, ठीक है। तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम क्या है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो आपने लाइन इंटीग्रल जो है वो आपने क्या लेना है, वो आपने क्लोज लेना है। जिस तरह आपको ये अगर जिस जगह पे आपको ये सिंबल नजर आ जाए तो इस सिंबल का मतलब होगा क्लोज सरफेस, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास इसका डिफिनेशन और इसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करना चाहूँ स्टोक्स थ्योरम के लिए, स्टोक्स थ्योरम को मैं वेरीफाई करना चाहूँ, ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में कि स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ और उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ के लिए आप स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर लें, मतलब उसके लिए स्टोक्स थ्योरम को आप प्रूफ करवा लें, ठीक है।
तो वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस 2xy इंटू जे कैप टेकन अराउंड बाय रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि एफ इसके बराबर है, ठीक है। हमें क्या कह रहे हैं कि एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है वो इसके बराबर है। आप इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर लें, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम को हमने वेरीफाई करना है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए, और ये जो है ये क्या है, इसको हमने किसी रेक्टेंगल के अराउंड लिया हुआ है, ठीक है। और उस रेक्टेंगल को हमने बाउंड कर दिया है बाय लाइंस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड टू वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, उस रेक्टेंगल को हमने बाउंड कर दिया इन लाइन से, ठीक है, जिनकी लिमिट्स जो है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू एक बार प्लस होगी, दूसरी बार माइनस होगी, ठीक है। और y वहाँ पे उसके लिए 0 है, और दूसरा y जो है वो क्या है, b है, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है f, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल को ले रहे हैं, उस रेक्टेंगल को हम बाउंड कर रहे हैं किसी लाइंस से, ठीक है। वो लाइंस उनकी वैल्यू जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है, y इज इक्वल टू 0 है, और y इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम अपना रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे, कि रेक्टेंगल हमें क्या कहता है, ठीक है। जो हमें यहाँ पे लाइंस गिवन है, उन लाइंस को हमने यहाँ पे बाउंड कर दिया है, ठीक है, इन पॉइंट्स से, ठीक है। और उसके लिए इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे आप देखिए x प्लस ए कहाँ पे होगा, इस साइड पे हमारे पास x पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे x क्या होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस ए, तो अगर मैं मान लूँ कि x इज इक्वल टू प्लस ए यहाँ पे है, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस ए यहाँ पे है, ठीक है। फिर है x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए कहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव x यहाँ पे होता है इस लाइन के इस साइड पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस ए, तो x इज इक्वल टू प्लस ए हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। फिर है x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y 0 का कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो हम ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे या आप यहाँ पे ले लें इस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y क्या होगा, इस ऑरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें y इज इक्वल टू 0, तो y कहाँ पे 0 होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर है y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू b जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल यहाँ से किस तरह से बनेगा, हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, b, ठीक है। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या मान ली है, b, ठीक है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, x इज इक्वल टू प्लस है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू प्लस है, x इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन लाइन्स को यहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। तो अब आप देख ले ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। इस पूरे शेप को अगर आप देख ले तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें क्या कह रहे हैं कि ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को लिया हुआ है, ठीक है।
उस रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स है वो x इज इक्वल टू प्लस है, x इज इक्वल टू माइनस है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये x इज इक्वल टू प्लस है, ये x इज इक्वल टू माइनस है। अगर इन लाइन्स को मैं कनेक्ट कर लूँ तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एक हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। फिर हमें कह रहे हैं कि उस रेक्टेंगल को हमने बाउंड कर दिया है किसी कर्व के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस पॉइंट पे ये लाइन जो है, यहाँ लाइन जो हमने ट्राई की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आती है इस लाइन के लिए, क्योंकि मैंने इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें x की वैल्यू क्या थी, तो इस लाइन के लिए ये लाइन जो मैंने ट्राई किया यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए होगा, ठीक है। और इस लाइन को आप देख लें, ये लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक जब ट्राई की तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या था, माइनस ए, ठीक है। तो ये लाइन मैंने किसके लिए ट्राई किया था, x इज इक्वल टू माइनस ए के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे y क्या था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे ये लाइन जो है ये क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे y जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये लाइन मैंने किसके लिए ट्राई किया था, ये लाइन मैंने y इज इक्वल टू बी के लिए ट्राई किया था, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये लाइन हमें x इज इक्वल टू प्लस ए को शो कर रहा है, ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस ए को शो कर रहा है, ये वाला लाइन y इज इक्वल टू 0 शो कर रहा है, ये वाला लाइन y इज इक्वल टू b को शो कर रहा है, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि इसको हमने बाउंड्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला लाइन ये हमारे पास फर्स्ट कर्व होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे C1 कर्व, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले इस लाइन को, ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड कर्व, तो इसको हम मान लेते हैं C2 सेकंड कर्व, ठीक है। ये वाला जो होगा ये क्या होगा, C3 कर्व तीसरा कर्व, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा, ये होगा C4 कर्व, ठीक है। तो इसको हमने इस रेक्टेंगल को हमने बाउंड कर दिया है कर्व के साथ, ठीक है। उसमें हमने एक सरफेस लिया था, ठीक है, और उस सरफेस को हमने बाउंड कर दिया, ठीक है, उस कर्व सी के साथ, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को हमने बाउंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर्व बनेंगे, एक होगा C1, दूसरा होगा C2, तीसरा होगा C3 और चौथा जो होगा वो होगा C4, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने स्टोक्स थ्योरम में हमने क्या लिया था कि एक सरफेस था और उस सरफेस को हमने किसी कर्व सी के साथ बाउंड कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को हमने बाउंड कर दिया किसी कर्व के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे 4 कर्व बनेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 कर्व के साथ ये रेक्टेंगल जो है ये क्या है, बाउंडेड है। तो इसके लिए हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है जहाँ पे f इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे f किसके बराबर है, यहाँ पे f है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई के माइनस 2xyj के, ठीक है। इस रेक्टेंगल के लिए जो इस कर्व के साथ बाउंडेड है C1 C2 C3 और C4 के साथ, इस कर्व के लिए f की वैल्यू ये है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के लिए ये रेक्टेंगल जो है इसको हमने बाउंड कर दिया है C1 C2 C3 और C4 कर्व के साथ, जहाँ पे f की वैल्यू ये है इस रेक्टेंगल के लिए। इसके लिए हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f इसके बराबर है, रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू a है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या आता है, x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस a है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। इस पॉइंट पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली थी मैंने, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a था, ठीक है। और यहाँ पे इस x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे x 0 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स वो हो जाएंगे माइनस a0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है होंगे a0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें x इज इक्वल टू प्लस a, तो x की जगह मैंने यहाँ पे a कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस a हमने लिया था, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो माइनस a0, यहाँ पे a0, ठीक है। इस पॉइंट की अगर आप बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले x इज इक्वल टू प्लस ए, इस पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस ए, ठीक है। और इस लाइन के लिए इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये अलॉन्ग y एक्सिस है, ठीक है। तो अलॉन्ग y एक्सिस यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, b, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये b, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस है,
तो यहाँ पे हो जाएगा -a, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे हो जाएगा b, क्योंकि हम अलॉन्ग y एक्सिस की बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अलॉन्ग y एक्सिस की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू -a होगी, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है इस लाइन के लिए, y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको b पुट कर दिया, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम देता हूँ, तो ये पॉइंट जो है हो जाएगा a o, इस पॉइंट को नाम देते हैं a, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ठीक है। तो ये o a b एंड c, ठीक है। ये हमारे पास इसकी पोजीशन हो गए और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस पॉइंट पे आप देख लें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है +a, तो +a, y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0। इस पॉइंट पे आप देख लें x की वैल्यू क्या है -a, y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। इस पे आप देख लें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है +a, y की वैल्यू क्या है b, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देख लें x की वैल्यू क्या है -a, y की वैल्यू क्या है b, ठीक है। और इसको हमने कर्व के साथ बाउंड कर दिया। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम को हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टोक्स थ्योरम लिख लेते हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम ये होता है, ठीक है। इस पूरे के लिए हमने इस स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, जहाँ पे f इसके बराबर है, ठीक है। जहाँ पे f इसके बराबर है, इसके लिए हमने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो स्टोक्स थ्योरम मेरे पास ये है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को देखेंगे, ठीक है, और दोनों का आंसर जो है वो कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्टोक्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ डी आर, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे आप देख लें C1 C2 C3 और C4, मतलब मेरे पास 4 कर्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन लूँगा क्योंकि यहाँ पे 4 कर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा C1 एफ डॉट डी आर प्लस C2 एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये टोटल जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C3 भी है, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर प्लस C4 एफ डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डॉट डी आर इंटू क्लोज इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 कर्व है, ठीक है, C1 C2 C3 और C4। तो हमने हर एक कर्व के लिए इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें C1 C2 C3 एंड C4, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस C1 को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, C1 वाले इस इंटीग्रेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस C1 वाले को फाइंड करना है, फिर उसके बाद C2 फिर C3 प्लस C4, ठीक है, और फिर इन सारों को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो उससे हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इन सब को फाइंड करना है बाय वन, ठीक है, फिर इन सब को ऐड करना है। तो उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं C1 कर्व के लिए कर देता हूँ। तो ये है C1 एफ डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें एफ डॉट डी आर, मैं इसके लिए कर रहा हूँ सबसे पहले C1 कर्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ किसके बराबर है, एफ हमें यहाँ पे गिवन है इसके बराबर है, तो एफ की वैल्यू में ये पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy इंटू जे कैप, एफ इसके बराबर है, ठीक है, डॉट डी आर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आर जो है वो किसके बराबर होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आर जो है आर पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है,
और पोजीशन वेक्टर हमेशा इसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, हमेशा इसके बराबर होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आर इसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख ले डी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, ठीक है। तो हम इस डी आर की जगह यहाँ पे जो डी आर है, इस डी आर की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस C1 वाले कर्व इस इंटीग्रेशन को उठाया, ठीक है, ये इज इक्वल टू एफ की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी इस इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आप एफ की वैल्यू देख ले, एफ की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे मैंने एफ की वैल्यू पुट कर दी, डॉट डी आर, डी आर की वैल्यू ये है, तो डी आर की वैल्यू पुट कर दी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें C1, ठीक है, इंटीग्रेशन C1 एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 एफ की जगह ये पुट कर दिया, डॉट डी आर की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले, मैं C1 कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कर्व की, ये C1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इस कर्व C1 में y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें y की इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो y अगर 0 है तो डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसमें आपको डी वाई नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये डी वाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपको y नज़र आ रहा है, यहाँ पे y किसके बराबर है 0, तो ये y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको y नज़र आ रहा है, तो y किसके बराबर है 0, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर है, कर्व C1 के लिए y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस C1 कर्व को देख लें, ठीक है। ये C1 कर्व है, ये टोटल यहाँ से ये लेके यहाँ तक, ठीक है। तो C1 कर्व के लिए y की वैल्यू क्या है 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो डी वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है C1 कर्व के लिए, क्योंकि हम C1 कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस 2x, y की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, डॉट डी एक्स आई कैप, तो ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई, यहाँ पे आप देख लें y अगर 0 है तो डी वाई क्या होगा, ये भी 0 होगा, प्लस डी जेड यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हम x और y प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई z की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे डी जेड जो है ये क्या होगा, डी जेड भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में डी जेड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो डी आर है वो किसके बराबर होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ठीक है। क्योंकि आप देख लें इसमें हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जेड एक्सेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डी जेड जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी जेड एक्सेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। हम एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा, और यहाँ पे जेड एक्सेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जेड कोई प्लेन नहीं है, ठीक है। हम एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, हम एक्स और वाई सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेड क्या होगा, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं तो जेड क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जेड लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी जेड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी जेड वाला भी टर्म भी क्या होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा C1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले इसके साथ यहाँ पे क्या था आई कैप, ठीक है, माइनस 2x 0 एंड 2 यहाँ पे क्या था जे कैप एंड टू डी एक्स आई कैप और 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये 0 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई कैप, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। और ये भी टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर आई कैप आ जाएगा डॉट इंटू डी एक्स आई कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले आई डॉट आई, ठीक है। तो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। तो आई डॉट आपको पता होगा कि आई डॉट आई क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा C1 एक्स स्क्वायर आई डॉट आई 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले, अब हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या लेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो है वो क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन आपको नजर नहीं आएगा, मैं ये ऊपर लिख देता हूँ।
अच्छा, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ C1 F डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट, ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये डी एक्स आई और ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि आई डॉट आई ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इससे मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर आई कैप, तो एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप, तो डॉट डी एक्स आई कैप, बाकी टर्म सारे टर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिमिट्स हम क्या लगाएंगे, इस एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिमिट्स क्या होंगे इस इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पे आप देख ले हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम कर्व C1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, इस टोटल टर्म कर्व C1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लें एक्स के लिमिट्स क्या हैं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू प्लस है, ठीक है, हम C1 कर्व की बात कर रहे हैं और C1 कर्व में एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए एंड टू प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स जो है वो क्या होंगे, लिमिट्स एक्स के लिमिट क्या होंगे यहाँ पे, इस लाइन के लिए, इस कर्व C1 के लिए एक्स के लिमिट क्या होंगे, माइनस ए एंड टू प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, ठीक है, तो लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पर हमारे साथ जो ये इंटीग्रेशन आ रहा है, इस इंटीग्रेशन में हम माइनस ए एंड टू प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लें, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट्स इसके क्या होंगे, माइनस ए इंटू प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिमिट्स को पुट कर लें, ठीक है, या यहाँ पे आप लिख लें, लिमिट्स को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/3 यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है, एक्स की जगह पहले ए पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस, फिर एक्स की जगह माइनस ए पुट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 ए क्यूब माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ए क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब बाई 3, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कर्व है जिसका इंटीग्रेशन हमने लेना था, ठीक है, फर्स्ट कर्व का इंटीग्रेशन क्या आया है यहाँ पे आप देख लें, ये था C1 F डॉट डी आर, ठीक है, हम फर्स्ट कर्व का इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, तो फर्स्ट कर्व का इंटीग्रेशन क्या है, 2a क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, सेकंड कर्व था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल टर्म था वो क्या था, F डॉट डी आर इज इक्वल टू C1 F डॉट डी आर प्लस C2 F डॉट डी आर प्लस C3 F डॉट डी आर प्लस C4 F डॉट डी आर, ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये किया ये वाला C1 वाला, तो C1 का आंसर यह है, अब C2 की बात करेंगे इसकी, ठीक है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ C2 F डॉट डी आर, ठीक है, अब हम सेकंड कर्व की बात करेंगे इसकी C2 की, पहले हमने इस C1 की बात की, अब हम C2 कर्व की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2 F डॉट डी आर, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले F क्या है, F की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली थी, F की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है, माइनस 2xy जे कैप, ठीक है, तो यहाँ पे f की वैल्यू ये थी, तो f की जगह मैंने ये पुट कर दिया, डॉट dr की वैल्यू क्या थी, वो थी dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे हम dz नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई z की बात नहीं हो रही, तो dz यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड टू इंटीग्रेशन, ठीक है, तो अब हम कर्व C2 की बात करेंगे, इस कर्व C2 की, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या है, ये है, डॉट dr की वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, इस कर्व C2 के लिए y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं कर्व C2 की बात करूं तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू a है
y की वैल्यू यहाँ पे क्या है इस पॉइंट के लिए, y की वैल्यू क्या है b है, ठीक है, कर्व C2 के लिए। तो यहाँ पे कर्व C2 के लिए y की वैल्यू क्या है b, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू b है तो dy क्या होगा, dy के लिए b क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो dy हमारे पास आएगा 0, ठीक है। सो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख ले इस कर्व C2 को, कर्व C2 में x की वैल्यू क्या है इस लाइन के लिए, ये कर्व C2 जो है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है प्लस a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस a, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे dx की बात करें, x इज इक्वल टू प्लस a है, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू प्लस a, तो dx यहाँ पे क्या होगा, dx यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये a यहाँ पे क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कर्व C2 के लिए यहाँ पे आप देख ले कर्व C2 के लिए x की वैल्यू क्या है a, तो dx क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y के लिमिट्स क्या होंगे, यहाँ पे आप देख ले इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के लिए जो कर्व C2 है, यहाँ पे y के लिमिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है b है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस कर्व C2 के लिए y के क्या लिमिट्स होंगे, ठीक है। इस वाले लाइन के लिए, ये जो लाइन है यहाँ पे इसके लिए y के लिमिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है b है, ठीक है। तो y के जो लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे 0 टू b, ठीक है। तो इस कर्व C2 के लिए, इस लाइन के लिए y के लिमिट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे y की इस पॉइंट की क्या है 0 है, इस पॉइंट पे क्या है b, क्योंकि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन में यहाँ पे ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, ठीक है। तो इस लाइन के लिए ये पॉइंट, इस पे एक y की वैल्यू क्या है 0 है, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है b है। तो y के लिमिट्स क्या हो जाएंगे 0 टू b, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे इस लाइन के लिए क्या है प्लस है, तो dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है a, ठीक है। तो x की जगह में ये पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। या यहाँ पे आप इस x को रहने दें, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई के माइनस 2xy एंड टू जे कैप, ठीक है, डॉट डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ पे क्या है 0, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा आपने मैं क्या किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया आई कैप माइनस 2xy इंटू जे कैप डॉट डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये लिख दिया 0 टू डी वाई जे कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख लें x इज इक्वल टू प्लस ए है, ठीक है, और डी एक्स यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसमें आप यहाँ पे देख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको मैंने क्या कहा था कि आई के साथ और जे के साथ, ठीक है। तो आई आप आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ओके। यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या है डॉट है, ठीक है, यहाँ पे मेडिक आपको डॉट नजर आएगा, ठीक है। तो आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई का आई के साथ, तो आई डॉट आई 1 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स माइनस 2xy जे का जे के साथ, मतलब इस टू टर्म का इसके साथ, ठीक है। तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy एंड टू डी वाई, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देख लें फिर यहाँ पे डी एक्स क्या है, डी एक्स यहाँ पे 0 के बराबर है, तो ये टोटल इनकम क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर मैं इस डी एक्स को 0 पुट करता हूँ तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2xy एंड टू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2xy एंड टू डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy एंड टू डी वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले x की वैल्यू क्या है,
प्लस ए, ठीक है। तो इसमें आप एक्स की जगह क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दें, ए, ये हो जाएगा y इंटू डी वाई, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं -2ay इंटू डी वाई, तो यहाँ पे y के लिमिट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम y dy की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम x की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 2ay इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें माइनस तो मैंने बाहर निकाल दी, तो -2a यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा 2a इंटू वाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन को देख लें, सॉरी मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म जो हमारे पास आया था वो क्या था, -2a इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास आया था। तो यहाँ पे आप देख ले हम y की बात कर रहे हैं, तो कर्व C2 के लिए y के लिमिट्स क्या थे, इस कर्व C2 के लिए y के लिमिट्स क्या है, इस लाइन के लिए, ठीक है। ये वाला लाइन जो है इसके लिए y के लिमिट्स क्या है, तो y के लिमिट्स, y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है, तो y के लिमिट्स क्या होंगे 0 टू b, तो यहाँ पे इस कर्व के लिए y की जो लिमिट्स क्या है 0 टू b है, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। -2a, y का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाई 2, 0 टू b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2a, ठीक है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, क्योंकि y² डिवाइड बाई 2, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -a, ठीक है। y की जगह पहले b पुट कर दे, तो ये हो जाएगा b² माइनस, फिर y की जगह 0 पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू -a b² माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा b², तो ये हो जाएगा -a b², ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड कर्व था C2f डॉट डी आर, उसकी वैल्यू क्या आई है -ab², ठीक है। तो हमने कर्व C2 को भी फाइंड कर लिया, अब हम कर्व C3 को फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर C3 के बाद C4 का करेंगे और फिर इन सारों को ऐड कर देंगे, तो उससे हमारे पास टोटल जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तो अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम कर्व C3 की बात करेंगे, ठीक है। तो कर्व C3 के लिए क्या होगा, C3f डॉट डी आर, ये था कर्व C3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए f की वैल्यू हमें गिवन थी, तो f की जगह मैं पुट कर देता हूँ x² प्लस y² आई कैप -2xy जे कैप डॉट डी आर क्या था, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है। ये r की वैल्यू थी, डी आर की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका डॉट आई का आई के साथ, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² dx, ठीक है। यहाँ पे -2xy dy इंटू जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे जे कैप और बीच में यहाँ पे डॉट, तो जे का जे के साथ, तो ये हो जाएगा जे डॉट जे, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2xy dy, ठीक है। मैंने क्या किया है x² प्लस y² आई डॉट -2xy dy इंटू जे कैप डॉट dxi प्लस dy जे कैप, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बीच में डॉट है, ठीक है। तो इस i का इसके i के साथ, तो i डॉट i 1 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया x² प्लस y², इसका इसके था, तो यहाँ पे क्या है dx और i डॉट i 1 हो गया, ठीक है। माइनस इसका इसके साथ, तो -2xy dy जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2xy इंटू dy, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए -2xy इंटू जे कैप, ठीक है। यहाँ पे मैंने dy लिखा था, लेकिन ये है -2xy इंटू जे कैप, ठीक है। तो जे का जे के साथ, तो ये हो जाएगा -2xy इंटू dy, ठीक हो गया। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आप देख ले हम कर्व C3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्व C3 के लिए y की वैल्यू जो है वो क्या है, कर्व C3 के लिए y की वैल्यू क्या है, b है, ठीक है। तो अगर कर्व C3 के लिए y की वैल्यू b है, तो b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है, तो dy क्या होगा, dy 0 होगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू b है, हम कर्व C3 की बात कर रहे हैं, इसकी हमने C1 की भी कर ली, C2 की, अब C3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्व C3 के लिए y की वैल्यू क्या है, b है, तो b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे dy क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई। तो यहाँ पे डी वाई है और डी वाई किसके बराबर है, 0 के। तो ये टोटल हम क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डी वाई है और डी वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख ले y की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, b, ठीक है। तो इस y की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, b पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इस y की जगह यहाँ पे b पुट कर दे क्योंकि यहाँ पे इस कर्व के लिए y की वैल्यू क्या है, b है। तो यहाँ पे y की वैल्यू b, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड टू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लिमिट की बात करते हैं कि यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगे, ठीक है। हम कर्व C3 की बात कर रहे हैं, इस कर्व C3 की। तो कर्व C3 के लिए आप देख ले, कर्व C3 के लिए x के लिमिट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे dx है, ठीक है। तो कर्व C3 के लिए x के लिमिट्स क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, प्लस a है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस a है। तो x के लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, -a टू +a, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे ये है +a टू -a, ठीक है। यहाँ पे आपने -a टू +a नहीं लिखना क्योंकि हम कर्व C3 की बात कर रहे हैं और हमारा कर्व जो है वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। हम इस लाइन में जा रहे हैं, आपको ये एरो नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा कर्व जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले +a एंड टू -a, एक्स के लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे x की वैल्यू +a है, यहाँ पे x इक्वल टू -a है, ठीक है। तो यहाँ पे x के लिमिट्स क्या होंगे कर्व C3 के लिए, +a एंड टू -a, क्योंकि हमारा कर्व जो है वो एरो आपको नजर आ रहा होगा, हमारा कर्व जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x के लिमिट्स +a एंड टू -a होंगे, ठीक है, कर्व C3 के लिए। तो ये हो जाएगा +a -a एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टू डी एक्स, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा +a -a एक्स स्क्वायर एंड टू डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड टू डी एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड टू डी एक्स, ठीक है। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम फर्दर किस तरह लिख सकते हैं, +a -a एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ +a -a, ये आपको पता होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब इसका भी इंटीग्रेशन आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसके लिमिट्स क्या है, +a इंटू -a, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा dx। तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा +a इंटू -a, लिमिट्स इसके होंगे आगे। तो ये हो जाएगा x³/3 -a इंटू +a, तो 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर, ठीक है। x की जगह पहले -a पुट कर दे तो ये हो जाएगा -a³ माइनस, फिर x की जगह क्या पुट कर दे, a पुट कर दे तो ये हो जाएगा -a³, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, एक्स की जगह पहले यहाँ पे -a पुट कर दें, माइनस एक्स की जगह फिर +a पुट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/3 -a -a³, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -a³ क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a³, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें -a³ तो ये क्या हो जाएंगे -2a³, यहाँ पे आप देख ले प्लस बी स्क्वायर -a और -a, तो ये क्या हो जाएंगे -2a, ठीक है। तो जो थर्ड कर्व है उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है, यहाँ पे आप देख लें 1/3 -2a³ प्लस बी स्क्वायर -2a, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड कर्व है इंटीग्रेशन ऑफ C3f.dr, उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप देख ले 1/3 -2a³ प्लस बी स्क्वायर -2a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये फर्स्ट वाला 2a³ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, -2a³ डिवाइडेड बाई 3 -2a
बी स्क्वायर, ठीक है, -2a और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, -2ab² ये क्या हो जाएगा -2a³ डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -2ab², ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड कर्व है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है, कर्व C3 के लिए, ठीक है। तो हमने कर्व C1, C2 और C3 को फाइंड कर लिया, अब C4 की बारी है, ठीक है। तो अब हम कर्व C4 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट कर्व है ये, ठीक है, C4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -a है, ठीक है, और ये C4 कर्व है, ठीक है। तो इस C4 कर्व के लिए हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है C4 f डॉट dr को, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू हमारे पास x² + y², ठीक है, एंड टू i कैप -2xy एंड टू j कैप डॉट dr की वैल्यू dxi कैप + dy j कैप, ठीक है। तो अगर आप इसको उसी तरह से कर लें, इसका इसके साथ, i का i के साथ और j का j के साथ, तो ये हो जाएगा x² + y² dx -2xy एंड टू dy, ठीक है, i का i के साथ, j का j के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख लें x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कर्व C4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कर्व की। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी इस कर्व C3 के C4 के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू -a थी, ठीक है, और ये क्या था कर्व C4 था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्वेश्चन में आप देख लें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है कर्व C4 के लिए, कर्व C4 के लिए x की जो वैल्यू है वो क्या है -a है, ठीक है। इस कर्व C4 के लिए आप देख लें, ये कर्व C4 है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -a है, तो dx क्या हो जाएगा, क्योंकि -a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, तो dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x = -a है, तो dx क्या हो जाएगा dx 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इस इक्वेशन में आप अगर dx को 0 पुट करते हैं तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2xy एंड टू dy, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि dx किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2xy dy। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख ले x किसके बराबर है -a के, तो यहाँ पे x की जगह मैं -a पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x की जगह -a y dy, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2ay एंड टू dy, ठीक है। माइनस और माइनस एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी -a, तो यहाँ पे x की वैल्यू -a हो जाएगी, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2ay dy, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिमिट्स की बात कर ले, तो यहाँ पे y dy की बात हो रही है। कर्व C4 के लिए y के लिमिट्स क्या है, कर्व C4 के लिए हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास कर्व C4 है, ये हमारे पास एरो है, ठीक है। तो कर्व C4 के लिए y की वैल्यू, y के लिमिट्स क्या है, तो यहाँ पे आप देख ले इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है b, ठीक है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है b है, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो b y के लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे b to 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें हम कर्व C4 की बात कर रहे हैं, तो कर्व C4 ये है, ठीक है, ये हमारे पास कर्व C4 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है b है, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है b है। तो y के लिमिट्स क्या हो जाएंगे b to 0 इस C4 कर्व के लिए, तो b to 0, ठीक है। तो यहाँ में लिमिट्स क्या हो जाएंगे b to 0, 2ay एंड टू dy इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो 2a को बाहर निकाल दें, ठीक है, ये हो जाएगा b to 0 y dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a, y का इंटीग्रेशन क्या होता है y², ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स इसके क्या है b to 0, ठीक है। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, y की जगह पहले 0 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 0, माइनस फिर y की जगह क्या पुट कर दे b पुट कर दे, तो ये हो जाएगा -b²। तो ये क्या हो जाएगा 0 - b², ठीक है। तो ये हो जाएगा -b², -b² के साथ a को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 - b², तो ये हो जाएगा -b², इस -b² के साथ a को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा -ab², ठीक है। यहाँ पे आप देखें a 0 - b², ठीक है। तो इस -b² को इस a के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा -ab², ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व C4 है
उसकी वैल्यू क्या आई है, -ab²। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन सारों को ऐड करना है, कर्व C1 C2 C3 और C4, इनके इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज आई है उन सबको हमने ऐड करना है, तो उससे हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर था, इसके। ठीक है, और इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या बराबर लिखा था, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व प्लस फोर्थ कर्व। ठीक है, तो हमने C1 कर्व की वैल्यू भी फाइंड कर ली, C2 की भी, C3 की और C4 की भी। ठीक है, उन सबको हम यहाँ पे लिख लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, तो उससे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, कर्व C1 की, कर्व C1 की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे। अच्छा, तो सेकंड कर्व की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, जो सेकंड कर्व था C2F.dr। ठीक है, तो सेकंड कर्व की वैल्यू हमारे पास आई थी -ab²। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा -ab²। ठीक है, क्योंकि सेकंड कर्व की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, प्लस कर्व C3 जो है ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी -2a³/3 -2ab²। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2a³/3 -2ab² एंड 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C4 तो कर्व C4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी -ab²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, कर्व C1 की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, प्लस कर्व C2 की वैल्यू आई थी -ab²। ठीक है, तो -ab², फिर कर्व C3, तो कर्व C3 की वैल्यू ये आई थी यहाँ पे, और कर्व C4 की वैल्यू क्या थी, -ab²। ठीक है, तो ये कर्व C1 की वैल्यू थी। ठीक है, ये कर्व C2 की, ये कर्व C3 की। ठीक है, और ये कर्व C4 की। यहाँ पे आप देख लीजिए 2a³/3 -2a³/3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है -ab², यहाँ पे भी है -ab²। ठीक है, तो -ab² ये क्या हो जाएंगे, -2ab²। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, -2ab²। ठीक है, इसको और इसको अगर आप लिख लें तो ये हो जाएगा -ab²। तो -ab² क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे -2ab², ये हो जाएगा -2ab², ये भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लें -2ab² तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2ab² ये क्या हो जाएंगे, -4ab²। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4ab²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई है इस इंटीग्रल की। ठीक है, -4ab² लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली, अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास स्टोक्स थ्योरम में राइट हैंड साइड जो है वो क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इनटू ds। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, कर्ल ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो हमने कर्ल ऑफ एफ को फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, इस इंटीग्रेशन में जो राइट हैंड साइड है इसमें सबसे पहले हमें कर्ल ऑफ एफ जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कर्ल ऑफ एफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कर्ल ऑफ एफ आपको पता होगा कि कर्ल ऑफ एफ को हम किस तरह लिखते हैं, डेल क्रॉस एफ। ठीक है, कर्ल आपको मैंने क्या कहा था कि जब आप वेक्टर ऑपरेटर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी फंक्शन के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस कर्व को फाइंड करना है, उसके बाद हम उसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ को फाइंड करेंगे। तो कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, मतलब हमने डेल क्रॉस एफ को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, डेल आपको पता होगा वो क्या होता है, आई कैप पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस जे कैप पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल बाय पार्शियल जेड क्रॉस एफ। तो एफ की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस
2xy एंड 2jk, ठीक है। ये x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई के माइनस 2xy इंटू जे के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले मैंने क्या किया है, मैंने इस कर्ल ऑफ एफ को फाइंड करना है, ठीक है। तो कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू डेल की वैल्यू ये होती है क्रॉस एफ की हमें गिवन है ये, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम जब कर्ल फाइंड करते हैं तो उसको हम किस तरह करते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट रूल्स के कर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट रूल्स को यूज करना है। तो डिटर्मिनेंट रूल्स आपको मैंने क्या कहा था कि क्या करना है, आपने आई जे और के इन यूनिट वेक्टर्स को आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इन डेरिवेशन को लिखना है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है वो उसकी वैल्यूज आपने लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आई जे के, तो आई जे के, ठीक है। फिर ये पार्शियल वाले टर्म्स, इसके बाद ये वाले, ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टू आई कैप, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये क्या है, माइनस 2x एंड 2y, ठीक है। यहाँ पे के कैप, तो यहाँ पे के कैप की हमें कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी के कैप नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आई कैप की यहाँ पे आपने आई कैप वाली वैल्यू पुट करनी है, फिर यहाँ पे जे कैप के लिए आपने जे कैप वाली वैल्यू पुट करनी है, फिर के कैप की जगह यहाँ पे के कैप वाली वैल्यू पुट करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें के कैप की वन नहीं है, क्योंकि हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे के कैप की कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो आई जे के पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जेड, तो ये तो कांस्टेंट होंगे यहाँ पे, ये आपने हमेशा लिखना है। फिर उसके बाद आपने इस टर्म को लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2xy, यहाँ पे z नहीं है तो उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता होगा, तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस i को कंसिडर करना है, आई कैप को। तो इसको अगर आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसका इसके साथ जब होगा तो ये क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस पार्शियल पार्शियल जेड माइनस 2xy, ठीक है। मतलब आप 2xy का डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे xy क्या होंगे, कांस्टेंट। तो एक्स वाई का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, 0, क्योंकि ये इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस जे कैप, ठीक है। तो इसका इसके साथ, ठीक है, क्योंकि हमने जे कैप को कंसिडर किया हुआ है, तो ये टोटल टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ, तो पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख लिए पार्शियल बाय पार्शियल जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू जेड डिराइवेशन कर रहे हैं एक्स और वाई का, तो z के लिए x और y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। प्लस, क्योंकि यहाँ पे आप देख लिए पार्शियल बाय पार्शियल z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के लिए ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट का डिराइवेशन z के लिए क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस के, ठीक है। यहाँ पे इसको, तो इसका इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल z पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस 2xy, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस 2xy, फिर माइनस इसका इसके साथ, तो यहाँ पे आप देख ले पार्शियल पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख ले 0 माइनस 0, तो ये 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ले 0 माइनस 0, तो ये टोटल टर्म ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस 2xy, तो यहाँ पे माइनस 2 एंड वाई यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2y कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। के माइनस 2y पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एंड टू एक्स, मतलब एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1, तो उसको हम यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि ये वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस 2xy, इसका क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस 2xy का क्या आएगा, माइनस 2 एंड वाई, ये क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 2y तो कांस्टेंट हो गए, एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं माइनस, क्योंकि वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। माइनस पार्शियल पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिराइवेशन कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम डिराइवेशन कर रहे हैं तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
तो x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये टोटल तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2y। ठीक है, के कैप तो यहाँ पे सबके पास आएगा, ये हो जाएगा के कैप -2y। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस ये हो जाएगा 2y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें -2y -0 प्लस 2y, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा के कैप -2y, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -2y -0 प्लस 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2y -2y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2y -2y। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं के कैप -2y -2y क्या हो जाएंगे -4y। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4y के कैप। ठीक है, -2y -2 क्या हो जाएंगे माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो -4y। ठीक है, -4y के। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आई है -4y के कैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कर्ल ऑफ एफ फाइंड कर लिया, ये कर्ल ऑफ एफ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और इसका डबल इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने कर्ल ऑफ एफ को फाइंड करना है, तो कर्ल ऑफ एफ ने फाइंड कर दी, वो क्या है -4y के। ठीक है, ये कर्ल ऑफ एफ आया था। ठीक है, तो इस राइट हैंड साइड में हम क्या कर देते हैं डबल इंटीग्रेशन सरफेस कर्ल ऑफ एफ, तो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू ये आई है -4y के डॉट। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया ये, क्योंकि कर्ल ऑफ एफ हमने फाइंड किया है, इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो -4y के डॉट n टू डी एस। ठीक है, अब आ जाते हैं एन कैप और डी एस पे, कि एन कैप और डी एस की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो रेक्टेंगल जो हमने बनाया था इस तरह से, ठीक है, तो उसमें हमने किस चीज़ की बात की थी, हमने एक्स और वाई एक्सिस की बात की थी, उसमें जेड एक्सिस की कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आपको मैंने क्या कहा था कि एक्स वाई प्लेन की हम जब बात करेंगे एक्स वाई, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देख ले हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई जेड एक्सिस की बात नहीं हो रही। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन के लिए आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे डी एस जो है वो किसके बराबर होगा, डी एस बराबर होगा डी एक्स डी वाई की, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एस अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो डी एस किसके बराबर होगा, डी एस बराबर होगा डी एक्स डी वाई के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्सिस की बात नहीं हो रही, अगर यहाँ पे जेड एक्सिस की बात होती तो यहाँ पे हम डी जेड भी लिखते हैं डी एस की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन के लिए डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एस -4y के कैप डॉट एन कैप डी एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि एन यहाँ पे क्या है एन कैप, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब जिस सरफेस की आप बात कर रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है जेड। ठीक है, और जेड के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है के। ठीक है, तो हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है जेड। ठीक है, और जेड के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है के कैप, तो यहाँ पे एन कैप की जगह हम क्या लिखेंगे के कैप। ठीक है, क्योंकि एन कैप आपको मैंने क्या कहा था कि एन कैप जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब जिस सरफेस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस सरफेस की आप बात कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख ले हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है जेड। ठीक है, जेड के साथ यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप, तो यहाँ पे एन कैप की जगह हम क्या लिखेंगे के कैप। ठीक है, तो एन कैप यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब जिस प्लेन की आप बात कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है के कैप, तो एन कैप की जगह हम के कैप पुट कर देंगे। ठीक है, एन कैप यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब जिस प्लेन की आप बात कर रहे हैं उस प्लेन की परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है
के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप की जगह के कैप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एस माइनस 4y के कैप डॉट एन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, के कैप डी एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें के डॉट के, यहाँ पे है -4y के कैप डॉट एन कैप की जगह मैंने के कैप पुट कर दिया, ठीक है। -4y के कैप, ये कर्ल की वैल्यू थी तो ये मैंने पुट कर दी, डॉट एन कैप यहाँ पे क्या है, के कैप, तो वो मैंने के कैप पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा -4y के कैप डॉट के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले के डॉट के, ये क्या होता है 1, तो ये के डॉट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन -4y के डॉट के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इससे यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, क्योंकि यहाँ पे के डॉट की क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 लिखने की हमें पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -4y डी एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बात करते हैं लिमिट्स की, कि इनकी जो लिमिट्स है वो क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम x की लिमिट्स की बात करेंगे और उसके बाद y की लिमिट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें x की लिमिट्स क्या थी, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें x था +a -a और y था y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें x की लिमिट्स क्या है, +a से -a तक, ठीक है। और जो y के लिमिट्स है, y के यहाँ पे x की जो लिमिट्स है वो क्या है, -a से +a तक, ठीक है। इसमें अगर आप देख लें, सॉरी, अगर आप अगर आपको डायग्राम याद हो, जो रेक्टेंगल वाला डायग्राम था जो हमने ड्रा किया था, ठीक है। तो उसमें अगर हम ओ से ए तक जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो ओ से ए तक जा रहे थे तो वहाँ पे एक्स के जो लिमिट्स थे वो क्या थे, -a टू +a, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के लिमिट होंगे, एक्स के जो लिमिट्स यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे, -a टू +a, ठीक है। और y के लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, y टू 0 एंड y इज इक्वल टू b, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इक्वल टू +-a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b। तो x के लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, -a टू +a, ठीक है। y के लिमिट्स क्या होंगे 0 टू b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू b है। तो यहाँ पे x के लिमिट्स होंगे -a टू +a और y के लिमिट्स होंगे 0 टू b, ठीक है। तो ये लिमिट्स क्या करते हैं, ये लिमिट्स हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू +a, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले x की बात करते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में हो जाएगा -a टू +a इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरा इंटीग्रेशन है तो दूसरा इंटीग्रेशन y का होगा, ठीक है। तो उसके लिमिट्स क्या है 0 टू b, तो ये हो जाएगा 0 टू b, ठीक है। तो x के लिमिट्स क्या है -a टू +a, तो ये -a टू +a, y के लिमिट्स क्या है 0 टू b, तो 0 टू b, ठीक है। ये हो जाएगा -4y dx dy, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें -4, तो -4 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू +a, ठीक है। -4 हमने बाहर निकाला है तो ये हो जाएगा y dx एंड टू dy, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये दूसरा इंटीग्रेशन नहीं लिखा, -4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ -a इंटू +a एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b y dx dy, ठीक है। फिर अब ठीक हो गया, -4 बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन y dx एंड टू dy, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें -4 -a एंड टू +a, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन किसके लिए है, y के लिए है, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं dx को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ये dx इसके साथ आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे x के लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है, और ये y इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें -4 इंटीग्रेशन ऑफ -a इंटू +a dx, ठीक है। y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा y², तो ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे y के लिमिट्स क्या है 0 टू b, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, -4 कांस्टेंट है तो -4 कांस्टेंट मैंने बाहर निकल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ -a इंटू +a, तो -a इंटू +a ये किसके लिमिट्स हैं, x के लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, dx इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये 0 टू b ये क्या है, इस y के लिमिट्स हैं, तो इसमें मैं
y के टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, y dy, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन y dy विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसके एलिमेंट्स क्या है y के, 0 to b, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ -a प्लस a dx, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2, y की जगह पहले b पुट कर दें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस फिर y की जगह क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, इस 2 को बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस ए डी एक्स, यहाँ पे ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए इंटू प्लस ए डी एक्स, यहाँ पे ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ -a प्लस ए बी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख ली बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इस बी स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा -2, ये बी स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ -a टू प्लस ए एंड टू डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट जो टर्म आया है वो क्या है -2b स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू प्लस ए टू डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x और इसके एलिमेंट्स क्या है -a टू प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2b स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पहले a पुट कर दें तो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस फिर x की जगह -a पुट कर दें तो ये हो जाएगा -a, ठीक है। मैं फिर से कर देता हूँ आपको, मैंने क्या किया है -2b स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा x, इसके लिमिट्स क्या है -a इंटू प्लस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2b स्क्वायर, x की जगह पहले प्लस ए पुट कर दे तो ये हो जाएगा a माइनस x की जगह फिर -a पुट कर दे तो ये हो जाएगा -a, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -2b स्क्वायर, a माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें a माइनस माइनस ए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा -2b स्क्वायर, a प्लस ए क्या होता है 2a, ठीक है। इस 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जार 4, ठीक है, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले लास्ट में मैंने क्या किया है -2b स्क्वायर इंटू 2a, तो इस 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा -2 2 जार 4ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4ab स्क्वायर, ठीक है। अब आप याद करें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया था -4ab स्क्वायर, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड आया है वो क्या है -4ab स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और यही स्टोक्स थ्योरम भी है। स्टोक्स थ्योरम ने क्या कहा था कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था -4ab स्क्वायर, जो हमने राइट हैंड साइड निकाला है वो क्या है -4ab स्क्वायर। तो -4ab स्क्वायर यहाँ पे भी है, -4ab स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया तो वो है -4ab स्क्वायर, फिर हमने राइट हैंड साइड को फाइंड किया तो वो क्या है -4ab स्क्वायर, तो यहाँ पे भी -4ab स्क्वायर, यहाँ पे भी -4ab स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही स्टोक्स थ्योरम था। स्टोक्स थ्योरम क्या था कि इसका इंटीग्रेशन जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि ये इसके बराबर है, मतलब इसका लाइन इंटीग्रल जो है ये कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बराबर है, ठीक है। इसके मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम था, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही स्टोक्स थ्योरम भी था। स्टोक्स थ्योरम ने क्या कहा था कि ये और ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन होगा।
स्टोक्स थ्योरम ने ये कहा था कि अगर ये निकालेंगे, आप ये निकालेंगे और ये निकालेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ भी कर दिया कि इसकी वैल्यू जो आई है और इसकी जो वैल्यू आई है वो दोनों क्या है, बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।